आज हम शुरू करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में आता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये हम पॉइंटर में देख रहे हैं समसामयिक घटना चक्र का। इंडियन पॉलिटी से जितने भी पॉइंटर्स थे जिससे हमें जो जितने भी प्रश्न आए हैं विभिन्न एग्जाम में वो सारे हमें यहाँ पर लाइन से मिल जाएंगे। अगर जिसको कोई भी फैक्ट है ये सारे अगर फैक्ट याद ना हो तो आप उसे याद कर सकते हो। पहला देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है। तो प्रधानमंत्री से प्रश्न है, क्या सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर, वास्तविक नेता। तो यहाँ शब्दों पे ध्यान देना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पेपर में कि प्रधानमंत्री के विषय में क्या सही है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर अगला है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। ठीक है, हमारा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त होते हैं, ना कि चुने जाते हैं। फिर इसमें सत्य कथन लिखे हुए हैं सारे, 3 कथन है यहाँ पर, A, B, C तीनों सत्य हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, यानी जो छूट प्राप्त है। तो ये सही बात है बिल्कुल, जो उन्हें विधिक कार्यवाही के लिए ना छूट प्राप्त होती है राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। दूसरा है, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। तो ये भी सही है कि कोई न्यायालय जो होता है किसी राज्यपाल को ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई आप ये काम करो, ठीक है, उसके कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। तीसरा है कि राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु, अगर कोई राज्यपाल व्यक्तिगत कार्य कर रहा है, उससे जो पर्सनल वर्क है वैसे कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए ना सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना आवश्यक होती है। तो यहाँ पर दो ध्यान देना, 2 मास लिखा हुआ है, ये गलत हो सकता है अगले पेपर में। 2 के बदले 4 लिख दे, 1 लिख दे, तो 2 मास की लिखित सूचना, और यहाँ पर भी लिखित सूचना होती है। अगला देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, वो मुख्य होता है केंद्रीय सरकार का। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान आर्टिकल 78 में दिया हुआ है। अगला है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में सिर्फ केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं और कोई नहीं होते। फिर है, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। अगला है सही कथन यहाँ पर, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकते हैं जिससे वो भारत सरकार का जो कार्य है वो अच्छे से हो सके और मंत्रियों को भी कार्य आवंटन कर सके। अगला है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये बिल्कुल सही है कि अगर प्रधानमंत्री अगर संसद के उच्च सदन के हैं, अगर उच्च सदन के सदस्य होते हैं तो वो क्या होता है, अविश्वास जब प्रस्ताव पारित होता है तो ऐसी स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है, भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। जो हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसी होगी और उसको हटाया कैसे जाएगा, पदच्युति कैसे होगी, तो ये किस में विवेचित है? तो ये आपके आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 में ऐसा बोला गया है। अगला देखते हैं, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो होता है लोकसभा का सदस्य। अब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इसका भी प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होता है कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। यानी जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो जरूरी नहीं है कि वो सदन का जो सदस्य होना चाहिए, लेकिन उसे ये जरूरी होती है कि अगर सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया है तो उसे 6 माह के अंदर ही है ना आवश्यक रूप से सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। फिर है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन भारत संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री होते हैं तो वैसा कुछ भी पद संविधान में उल्लेखित नहीं है, इस संविधान के प्रावधानों से हटकर है ये। फिर अगला है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। फिर भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रीगण में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ये सही बात है,
भारत का प्रधानमंत्री ही जो मंत्रिमंडल होता है उसमें मंत्री जो चुने जाएंगे तो अपना स्व विवेक का यूज़ करेगा, ना ही किसी के प्रभाव में आकर या दबाव में आकर के। और ये स्व विवेक का ही यूज़ करके राष्ट्रपति को बोलते हैं, फिर राष्ट्रपति उनको चुनते हैं। अगला देखते हैं, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो जो अभी हमने देखा, जब संसद का कोई सदस्य नहीं होता जैसे प्रधानमंत्री, तो केंद्रीय मंत्री भी रह सकता है या प्रधानमंत्री भी रह सकता है। कब तक? सिर्फ 6 माह तक, और 6 माह तक उसे सदस्यता लेनी पड़ती है। भारत की संसद के संबंध में सही कथन है। सही कथन है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार है, आपको सभी को पता है। और दूसरा क्या है? संसद का सर्वप्रमुख कार्य है, ये सबसे पहला कार्य जो है वो है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। अगला देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी बोला जा रहा है तो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। फिर एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होती है। ठीक है, ये संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होती है और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ पर भी ध्यान देना, अनुच्छेद 75, यह अभी पहले भी हमने देखा था। फिर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है। जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने के उपरांत जो बात आई है उसमें पोस्ट सिनारियो है, उसके बाद बोला जा रहा है, तो राष्ट्रपति जो होता है वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। राष्ट्रपति बोलेंगे कि अगर जब तक दूसरे प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं तब तक आप क्या करो, आप बने रहो। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा। अब 10 मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। अगला देखते हैं, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। ये सत्य कथन है। ठीक है, इस जितना भी कि संघीय मंत्री जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर प्रयत्न पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। ये भी सही बात है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे। अगला है, भारत के संविधान में तो ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो क्या चीज़ है जो ऐसा उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? यही कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह हमारे संविधान में नहीं है, यह हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री अगर निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो यहाँ पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला है कि भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, क्या रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। अब बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो देना पड़ेगा। कहाँ पर? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। यहाँ राज्यसभा नहीं है, लोकसभा के सदस्य, क्योंकि यहीं से ही गवर्नमेंट बनती है, तो ये इन्हीं लोगों को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। फिर अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। स्पीकर की, किसकी अनुमति होगी? स्पीकर की। तो फिर से मैं बताता हूँ, त्यागपत्र देने के बाद, यहाँ पर त्यागपत्र देने की अब स्थिति आ गई है। देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में अगर लोकसभा में कोई व्यक्तिगत वक्तव्य देना है, ठीक है, लोकसभा में कोई व्यक्तिगत वक्तव्य देना है तो उसके लिए उसे अनुमति लेनी पड़ती है। और ये अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? स्पीकर से लेनी पड़ेगी। अगला है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। यहाँ पर लोकसभा में पूछा, क्योंकि लोकसभा में ही लाया जाता है, तो ये न्यूनतम सदस्य संख्या होती है आपकी 50। फिर भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है। तो सही कथन क्या है? यहाँ पर भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में कोई उल्लेख भी नहीं है। ठीक है, ये सही कथन है। ये यूपीएससी में, आईएएस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बोला जाता है संविधान में उल्लेखित है या नहीं है, तो ये पूरा एक सेंटेंस बना दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा बताओ ये सही है या गलत है। तो ऐसे ही इस वाला सही है कि अविश्वास प्रस्ताव का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं किया गया है। फिर अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ये हमने ऊपर भी देख लिया, केवल लोकसभा में ही इसे लाया जा सकता है। फिर अगला है, लाभ के पद का निर्णय करेगा। तो लाभ का जो पद होता है उसका निर्णय कौन करता है? तो उसका करता है संघीय संसद। संघीय संसद निर्णय करेगी लाभ का पद है या नहीं है। अगला देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है कार्यपालिका? तो विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है, क्योंकि विधायिका से ही कार्यपालिका निकलती है। और अभी आपने अविश्वास प्रस्ताव का देख लिया है,
तो वो यही इसी चीज़ को दर्शाता है। अब उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना। ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का नेता है जो पहले नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बने थे और बाद में क्या बने थे, रक्षा मंत्री बने? तो ये थे कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू उत्तर प्रदेश के नेता थे जो कि पहले गृह मंत्री बने थे, जो नेहरू की कैबिनेट में, उसके बाद रक्षा मंत्री बने थे। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन से थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। अब इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। जॉन मथाई बाद में आए थे। पहले कौन से थे आपके? आर के षणमुखम। उन्होंने पहला बजट कब पारित किया था, कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947। ये डेट पूछी जा सकती है आपसे, जैसे प्रथम वित्त मंत्री पूछा गया है ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कब पहला बजट पेश किया गया था। अगला देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री था। प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री, तो पहले जो कानून मंत्री थे वो थे आपके BR अम्बेडकर। अगला है, भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। क्या भारत के संविधान में क्या उल्लेखित नहीं है? तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर अब भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा। अब ये सही सुमेलित है यहाँ पर। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहे थे। वैसे ये ज़्यादा जानने की जरूरी नहीं है, इसे स्किप करते हैं। अगला देखते हैं, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो एक से अधिक बार जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू एक से अधिक बार हुए हैं, इंदिरा गांधी भी एक से अधिक बार हुई हैं, गुलजारी लाल नंदा भी एक से अधिक बार हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। अब इसमें से एक और नाम और आप ऐड कर सकते हो जो सभी को पता ही है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये सारे जो थे प्रधानमंत्री हैं ये एक से अधिक बार नियुक्त हुए हैं। फिर अब भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु देश के बाहर हुई? तो एक ही प्रधानमंत्री है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। इसकी भी कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी। फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ऐसे कौन से थे प्रधानमंत्री जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो ये थे चंद्रशेखर। फिर भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। बताओ जी, प्रधानमंत्री में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, तो वो कौन था? चौधरी चरण सिंह। अगला है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है 352 में। सिर्फ एक ही बार पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है और वो भी आपका किस अनुच्छेद में है? 352 में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ऐसा गलत हो जाएगा, एक बार तो प्रयोग हुआ है। फिर भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं VP सिंह, YV चांद और R वेंकटरमण, और चौथा है प्रणब मुखर्जी। अगला है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। तो ये प्रधानमंत्री किसने की थी? नरसिंह राव द्वारा की गई थी। अर्थव्यवस्था में सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। अगला है, मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है। तो सही कथन क्या है? कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे ये मनमोहन सिंह। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी थे ये। तो ये सारे हमारे मनमोहन सिंह जी के बारे में सभी सही कथन है। अब कथन और कारण है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि मंत्री जो होते हैं वो नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों को उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो ऐसा नहीं है, मंत्रियों को उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस हिसाब से कार्य नहीं करता कि भाई आप यहाँ पर नीति बनाओ और ये क्रियान्वयन करें। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वैसे तो सही है, मंत्री को उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, लेकिन इस हिसाब से नहीं करता कि लोक सेवक उसको क्रियान्वयन करें और प्रधान जो मंत्री हैं उसको नीतियां बनाएं। तो इसका कारण ये नहीं है। फिर अगला है, फिर कथन और कारण, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये गलत है, अभी हमने देख लिया था उत्तरदायी किस किस के प्रति होती है, वो सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये भी सही बात है। अभी हमने देखा था कि किसी भी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है 6 महीने के अंतर्गत। तो ये यही दिखाता है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी आप सदस्य बन जाओ तो वो आपका मंत्री बन जाएगा, पात्रता रखता है। कथन गलत है और कारण सही है। अगला है आपका, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। अगर उप प्रधानमंत्री आप कहते हो तो वो केवल राजनीतिक निर्णय है, उसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये आपका सही बात है। हमने पहले भी देखा था उप प्रधानमंत्री का पद। फिर इसका कारण है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, इसकी कोई सही व्याख्या नहीं करता ये। वैसे तो ये सही है बिल्कुल कि यह जो होता है उस प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। वो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाए तो वो प्रधानमंत्री रहता है, प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं है। तो एक ही सही व्याख्या नहीं है। अगला है, संविधान संशोधनों में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये आपका क्या हुआ था 91वां संशोधन में। यह आईएएस में भी पूछा गया सवाल है। तो ऐसा 91वें संविधान संशोधन हमें बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी और प्रधानमंत्रियों को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला देखते हैं, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है। केंद्रीय सरकार 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 15 अगस्त 1947 को मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18। अब आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, श्वेत पत्र। तो ऐसा कौन सा आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है? वो है आपका श्वेत पत्र। फिर प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 257 में। अनुच्छेद 257 में बताया गया है कि अगर राज्य की कार्यपालिका, राज्य कोई ऐसा नियम बनाता है जो प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो उसे हटा दिया जाएगा। तो ऐसा ही है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो प्रतिकूल नहीं होगी, उसके अनुकूल होगी। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 257 में बोला गया है। फिर संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था। जो संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन हुआ था वो किसके आधार पर आधारित था? गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट के आधार पर। ये ध्यान रखना है आपको। फिर मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। तो क्या क्या कार्य मंत्रिमंडलीय सचिवालय के? तो पहला है कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। तो ये कार्यसूची तैयार करती है मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए। फिर मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये मंत्रिमंडलीय सचिवालय का कार्य होता है। फिर अगला है, सही सुमेलित है JL नेहरू, ये शांतिवन। फिर LB शास्त्री विजय घाट और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये आपकी जो समाधि है उसके बारे में बताया गया है। तो शांतिवन में किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की। और LB शास्त्री की विजय घाट और इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा, ये सबको को पता है किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने ये दिया था। यहाँ हमारे होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित सभी PYQ खत्म। हमने देख लिए हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में आए थे। ये हमने वन लाइनर देखे थे। अभी जो IAS में आए हैं उन्हें भी हम देखेंगे बाद में। तो अभी हम पहले इस सीरीज़ को ख़त्म करें जिससे हमें आसानी से पता चल जाए कि कैसे हिसाब से प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।